सर्व विश्वसेनेचे खूप खूप शुभेच्छा देतो. आपल्या सगळ्यांचं अभिनंदन. आज शाखा प्रमुख ते या राज्याचा मुख्यमंत्री झाला. याच्या मागे मेहनत, कष्ट, रक्ताचं पाणी. ठाणे की सड़कों से गुजरता एकनाथ शिंदे का लंबा काफिला। कभी इन्हीं सड़कों पर वो ऑटो चलाया करते थे। अब उन्हें सामने से भीड़ हटाने के लिए हॉर्न नहीं बजाना पड़ता। पुलिस उनके आने से पहले ही रास्ता साफ करा देती है। एकनाथ शिंदे की ऑटो चालक से लेकर मुख्यमंत्री बनने की दास्तां बेहद दिलचस्प है, लेकिन एकनाथ शिंदे की कहानी जानने से पहले एक शख्स के बारे में जानना बेहद जरूरी है, और वो शख्स थे आनंद दिघे, जिन्हें शिंदे अपना गुरु भी मानते थे। आनंद दिघे ठाणे में शिवसेना के प्रमुख थे और पार्टी में उनका अलग ही रुतबा था। ओहदे में भले ही वो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे से नीचे थे, लेकिन उनकी इज्जत ठाकरे से कम न थी। वो ठाकरे को अपना नेता नहीं, गुरु मानते थे। ठाकरे भी दिघे की किसी बात को नकारते नहीं थे। एक बार ठाणे के मेयर चुनाव के दौरान शिवसेना के एक पार्षद ने क्रॉस वोटिंग कर दी। इससे गुस्साए दिघे पर उसकी हत्या करने का आरोप लगा, लेकिन इस घटना के बाद से उन्हें धर्मवीर बुलाया जाने लगा। एकनाथ शिंदे इन्हीं दिघे की उंगली पकड़कर सियासत में आगे बढ़े। मैंने धर्मवीर आनंद दिघे साहब उनके साथ काम किया है। मैंने हमारे नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब उनके साथ भी काम किया है। मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, तो दिघे साहब हमारे जिला प्रमुख थे, हमारे नेता थे। मैं कॉरपोरेशन में गया, तब एकनाथ शिंदे साहब हमारे सभागृह नेता थे। बाद में दिघे साहब के बाद एकनाथ शिंदे साहब जिला प्रमुख हो गए। उनके हाथ के नीचे मैं अभी तक काम कर रहा हूँ। ठाकरे म्हणूनच आपल्या समोर एक माझी भावना निर्माण झाली. याच्या समोर मला डोकं टिकावं लागलं. एकनाथ शिंदे का सियासी सफर बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा। मुंबई से सटे ठाणे की एक मराठी बहुल बस्ती किशन नगर में साधारण सी चाल में अपने पिता के साथ एकनाथ शिंदे रहते थे। उनके पिता ने उनका दाखिला महानगर पालिका के स्कूल में कराया था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उनको बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। एकनाथ शिंदे कभी ऑटो रिक्शा चलाकर तो कभी मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इस बीच वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। इलाके के एक हिंदू शख्स के मुसलमान बन जाने पर विवाद खड़ा हो गया और उसे वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए कुछ लोग आनंद दिघे से मिले। उन लोगों में शिंदे भी थे। बातचीत के दौरान ही दिघे ने परख लिया कि शिंदे में नेतृत्व के गुण हैं। उन्होंने शिंदे के सामने
शिवसेना का शाखा प्रमुख बनने का प्रस्ताव रखा और शिंदे ने दीघे का प्रस्ताव मान लिया। धीरे धीरे शिंदे दीघे के सबसे खास आदमी बन गए। एकनाथ शिंदे जब से मैं उनको देख रहा हूँ बहुत एक सिंपल आदमी है। जैसे हमेशा एक आमतौर पे शिवसैनिक रहता है, तो और तभी ये सब आनंद दीघे के तालीम में तैयार हुए सब नेता थे, तो कार्य करते थे और शाखा प्रमुख थे वागले स्टेट में। तो जहाँ दीघे साहब को मतलब आनंद दीघे को दीघे साहब बोलते, तो दीघे साहब ने जो बोला तो वो अंतिम शब्द, और उसके लिए कुछ भी करने के लिए लोग तैयार थे। तो इनकी एक ही क्वालिटी मुझे अच्छी लगती है, और मेरे ख्याल से दीघे साहब को भी वो शायद उनको पसंद आई होगी आनंद दीघे को, कि ये आदमी जो है ये लंबे रस का घोड़ा है, क्योंकि बहुत मेहनत करता है। जो दीघे साहब की जो काम करने के जो तौर तरीके है ये बिल्कुल जानता है, मेहनत करता है, लोगों में रहता है, लोगों को मदद करने के लिए टाइम नहीं देखता। तो ये सब जो शिवसेना के वो जनरेशन की क्वालिटीज़ थी वो एकनाथ शिंदे में थी। जब एकनाथ शिंदे को मैंने पहली बार देखा था ITI शाखे में, जब आनंद दीघे में खुद हम लोग किसी पुस्तक वाटप के लिए गए थे, छोटी सी शाखा थी और एकनाथ शिंदे उधर सीढ़ी पे खड़े थे और उन्होंने देखा मेरे को, मैंने उनको देखा, लेकिन मैं तभी गुफ्तगू नहीं थी उनके साथ। तो आनंद दीघे बोला अनिल फोटोगे आपला खास दाढ़ी का, एकनाथ शिंदे का सॉरी आनंद दीघे का जो स्टाइल था ये रे एकनाथ, हाँ अपना मानुस है खास, ये बोला तो हमारे लिए वो परिवार हो गया। आनंद दीघे ने अगर किसी को अपना मानुस बोला तो हमारे लिए परिवार हो गया, और वही एकनाथ शिंदे के बारे में। साल 2000 में एकनाथ शिंदे के जीवन में ऐसी घटना घटी जिससे कि उनके परिवार को तोड़कर रख दिया। सातारा डिस्ट्रिक्ट में बोटिंग के दौरान जिस बोट में उनके 11 साल के बेटे दीपेश और 7 साल की बेटी शुभदा सवार थे, वो बोट अचानक पलट गई और एकनाथ शिंदे की आंखों के सामने ही दोनों की डूबकर मौत हो गई। इस घटना के बाद से एकनाथ शिंदे ने अपने आप को दुनिया से काट सा लिया था। कहा जाता है कि इस हादसे के बाद शिंदे में जीने की इच्छा नहीं बची, लेकिन परिवार में पत्नी, एक बेटा श्रीकांत और बूढ़े माता पिता थे जो पूरी तरह से उन पर आश्रित थे। इस बीच आनंद दीघे ने उनको हौसला दिया। दीघे ने शिंदे को ठाणे महानगर पालिका के सभागृह का नेता बना दिया। दरअसल दीघे चाहते थे कि शिंदे खुद को खूब व्यस्त कर लें ताकि बच्चों को खो देने के दुख से बाहर निकल सके। दीघे की बात मानते हुए शिंदे सामाजिक और राजनीतिक कामों में रम गए। ठाणे महानगर पालिका में उनका दफ्तर रात 11-12 बजे तक लोगों से भरा रहता। एकनाथ शिंदे गुस्सा होते हुए मैंने नहीं देखा है, तो उनके पास वो टेम्परामेंट थोड़ा सा और अलग है, और थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन की जो पॉलिटिक्स में चाहिए कि हम लोग एकदम रिएक्ट इतना भी नहीं, इम्पल्सिव नहीं बन सकते। तो मेरे ख्याल से एकनाथ शिंदे ने उनके पास वो फॉर्मूला आ गया है कि जब गुस्सा करना है तो गुस्सा करते भी होंगे, लेकिन उनका कनेक्टिविटी का जो एक USP है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से वो लोगों को बहुत एक्सेसिबल है, जो बार बार हम लोग देखते हैं कि वो किसी को ना नहीं बोलते मिलने में, और सुन लेते बात, काम करते नहीं करते वो सबके मालूम नहीं क्या होता होगा, लेकिन सबको मिलते हैं। तो ये उनकी USP है मेरे ख्याल से। ये कनेक्टिविटी जो आजकल पॉलिटिशियंस लोगों को थोड़ा डिस्टेंस में रखते हैं, तो ये शायद बहुत क्लोज आ गए, लोगों के करीब आ गए और फिजिकली करीब आ गए, तो ये उनके फायदे की बात है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद आंदोलन के दौरान शिंदे ने 40 दिन जेल में भी काटे। ठाकरे के आदेश पर बेलगांव गए। शिंदे को कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। साल 2001 में
शिंदे को उस वक्त एक और झटका लगा जब उनके गुरु आनंद दीघे की मौत हो गई। अगस्त में एक कार हादसे में दीघे घायल हो गए थे। उन्हें सिंघानिया अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन चंद दिनों बाद हार्ट अटैक से अस्पताल में उनकी मौत हो गई। ठाणे के शिव सैनिकों को दीघे की मौत के पीछे किसी साजिश का शक हुआ। गुस्से में आकर उन्होंने पूरा अस्पताल जला दिया, डॉक्टरों और पत्रकारों से मारपीट की और कई वाहन भी जला दिए गए। ठाणे पुलिस ने करीब 150 लोगों को गिरफ्तार किया। शिंदे ने यह कहते हुए उन्हें छुड़ाने के लिए कानूनी मदद उपलब्ध कराई कि ये सब उन लोगों ने दीघे के प्रति प्रेम की वजह से किया था। पहला विजय थाना ने दिया है शिवसेना को। ठाणे नगरपालिका में शिवसेना का नगराध्यक्ष हो गया, शिवसेना की सत्ता आई। पहला जो विजय है, पहला जो जय है, ये थाना सिटी ने दिया है, थाना जिला ने दिया है। थाना जिला ऐसा है कि शाहपुर में आमदार आता था, पालघर में भी आमदार आता था, तो थाना सिटी में भी आमदार आता। ऐसा हमारा ठाणे जिला है। लोग क्यों काम करते थे? खुद की जान की परवाह भी नहीं करते हुए लोग क्यों काम करते थे? दीघे साहब जैसा नेतृत्व उनके साथ में था, बाला साहब ठाकरे जी का आशीर्वाद था। तो बंबई का कौन सा नेता यहाँ नहीं आता था हेल्प करने को? दीघे साहब जो बोलते थे लोग कुदी लगाने को तैयार रहते थे। दीघे साहब जाने के बाद जब दीघे साहब की मृत्यु हो गई तब थाना में बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। सिंघानिया हॉस्पिटल जला दिया लोगों ने। लोगों को लगा अरे सिर्फ छोटा सा एक्सीडेंट होता है, दीघे साहब गए, कैसे गए, क्यों गए? लोगों के मन में तभी भी संशय था और आज भी संशय है। इसका आंसर, इसका उत्तर अभी तक मिला नहीं। लेकिन तभी बहुत उछल कूद हो गई, लोगों ने आंदोलन किया और उसी समय हजारों शिवसैनिकों के ऊपर पुलिस के केसेस हो गए। लोग डर गए। दीघे साहब के प्रति, दीघे साहब के प्रेम के प्रति उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन लोग डर गए। पुलिस उनको पकड़ने लगे, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे थे। मेरे जैसे को भी पुलिस ने मारा था। जो लोग वो आंदोलन में थे उनको भी, और जो लोग आंदोलन में नहीं थे उनको भी। कांग्रेस उसका फायदा ले रही थी, उनकी गवर्नमेंट थी कि शिवसेना खत्म करने के लिए कांग्रेस ने यह तरीका अवलंब किया था कि शिवसेना को खच्चीकरण करेंगे, मारेंगे, अंदर डालेंगे 10 दिन से अंदर। तभी कोई भी नेता, बंबई वाला कोई भी नेता हमारे पीछे खड़ा नहीं हुआ। तब एकनाथ शिंदे साहब शिवसेना के प्रति, शिवसेना के पीछे खड़े हो गए। लोगों को पुलिस में हाजिर करना, उनको वकील देना, कोर्ट में जाके उनका जामीन करना, सब व्यवस्था करना, ये पूरा दिन रात काम एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में हो गया। क्योंकि दीघे साहब नहीं थे, तब लोगों को लगा कि दीघे साहब के बाद कोई तो हमें आसरा है, कोई तो हमारे पीछे है। अगर एकनाथ शिंदे खड़ा नहीं होते थे, वो लोगों के शिवसेना के पीछे खड़े नहीं होते थे, तो मैं यकीन से साथ बोलता हूँ लोग शिवसेना छोड़ के जाते थे, लोग शिवसेना में नहीं बचते थे। शिंदे ने साल 2004 में पहली बार ठाणे से विधानसभा चुनाव लड़ा और तब से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं। विधायक रहते हुए ही शिवसेना में उनका कद काफी बड़ा हो गया। उनका असर न केवल ठाणे में है, बल्कि पड़ोसी जिलों पालघर, नासिक, रायगढ़ और दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण और मराठवाड़ा में भी फैला। जिस तरह से अभी पूरे कमांड में आ गए एकनाथ शिंदे, तो शिवसेना के भी लीडरशिप्स को ऐसा लगता होगा कि उन्होंने उनको अंडर एस्टिमेट किया। तो ये अंडर एस्टिमेशन की बात हो गई। लेकिन अभी उन्होंने जिस तरह से खुद को डेवलप किया है, तो मुझे सरप्राइज नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत मेहनती है। तो और सुनने की उनकी एक अच्छी क्वालिटी है। तो मेरे ख्याल से ब्यूरोक्रेसी से भी सुनना, उनको समझना, वो फाइल पे ध्यान देना या खुद की सोच लगाना,
ये सब क्वालिटीज़ जो अच्छे लीडर में चाहिए, और ख़ास करके अगर मिनिस्टर आप चीफ मिनिस्टर हो तो ये उन्होंने बहुत जल्दी ग्रास्प की। शिंदे शिवसेना में जरूर थे, लेकिन शिंदे ने उन लोगों को कभी निशाने पर नहीं लिया जिनको कि शिवसेना कभी अपना दुश्मन समझती थी। शिवसेना ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ मुख्य तौर पर काफी एग्रेसिव मुहिम अपना रखी थी, लेकिन ठाणे में रहने वाले उत्तर भारतीयों को शिंदे ने कभी असुरक्षित महसूस नहीं होने दिया। इसी तरह मुसलमानों को लेकर भी शिवसेना ने हमेशा से एग्रेसिव स्टैंड अपनाया, लेकिन ठाणे में रहने वाले जो मुसलमान है उनको शिंदे ने कभी हिंसा का शिकार नहीं होने दिया। शिंदे ने अपने शुरुआती दौर में मुख्य तौर पर होटलों में जो वेश्यावृत्ति चलती थी उसके खिलाफ मोर्चा खोला। इसको लेकर उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज है। कोरोना के दौरान कई ऐसे मामले आए जब गरीबों के इलाज का खर्च उन्होंने उठाया और कई मृतकों का अंतिम संस्कार भी कराया। साल 2019 में जब केरल में भीषण बाढ़ आई, तब अपने खर्चे पर डॉक्टरों की टीम अनाज और जरूरी दवाओं के साथ वो लोगों की मदद के लिए पहुंच गए। ठाणे में शिंदे की इमेज एक रॉबिन हुड की बन गई, जो गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। जो आनंद दिघे ने किया, आनंद दिघे ने महात्मा शिंदे से लिया, ये किसी से लिया। एकनाथ शिंदे ने आनंद दिघे के पास देखा कि अब लोग नासिक से रात के 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे आते थे। He followed the same rules and regulations. पब्लिक को क्या चाहिए? अपना आदमी, माझा मानुस, अपना मानुस। पब्लिक को वो चाहिए जो उनके हॉस्पिटल के लिए, ब्लड के लिए, कोई बोलता नहीं कि मेरे घर में 10,000 रुपए डालो, 15,000 रुपए डालो या 1 लाख रुपए डालो। तभी खून यानी ब्लड पेशेंट, छोटा मोटा लाइट बिल का प्रॉब्लम, घर का प्रॉब्लम, ये सब जो मेन थे वही लोगों की भीड़ थी। अभी आप ठाणे टाउन में बिल्डिंग्स देख रहे, लेकिन तभी चॉल सिस्टम थे, खोलियाँ थी, झोपड़पट्टी थी, ब्रिजेस थे, आने वाले थे, रास्ता रोड वाइंडिंग होने वाला था, घर टूटने वाला ही है। तो एकनाथ शिंदे खड़ा हो रहा था उनके लिए। ही वॉज प्रैक्टिकली स्टैंडिंग विद देम आफ्टर आनंद दिघे। साल 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जब मुख्यमंत्री की कुर्सी के मसले पर शिवसेना बीजेपी से अलग हो गई और ये तय हो गया कि महाविकास अघाड़ी सरकार में सीएम शिवसेना का होगा, उस वक्त शिंदे और उनके करीबियों को लगा था कि उद्धव ठाकरे उनके नाम का ऐलान ही बतौर मुख्यमंत्री करेंगे। ऐसी उम्मीद करना तर्कहीन भी नहीं था। शिवसेना में एकनाथ शिंदे के कद का दूसरा कोई विधायक नहीं था। उनके पास जनाधार था, पैसा था और नेटवर्क भी। शिंदे के सीएम बनने की उम्मीद उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब शिवसेना भवन में हुई विधायक दल की बैठक के बाद उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। शिवसेना के दिवंगत नेता और शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे ने तय किया था कि वो कभी सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। उनके जीवन काल में 1995 में महाराष्ट्र में शिवसेना की सत्ता आई तो उन्होंने सरकार में शामिल न होने का फैसला किया और सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाने की बात कही। उन्होंने मनोहर जोशी को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। लगा था कि उद्धव ठाकरे बालासाहब ठाकरे का ही अनुकरण करेंगे और वो भी कभी सरकार में शामिल नहीं होंगे। लेकिन साल 2019 में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की और सरकार को समर्थन करने की विनती की, लेकिन उस वक्त सोनिया गांधी ने शर्त रखी कि अगर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो समर्थन देने को तैयार है। इस बीच रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने भी उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री बनने को लेकर सहमति जताने की बात की और वे उनकी बात माने और इस वक्त शिंदे फिर एक बार चूक गए।
जब महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी तो जो गिने चुने अहम मंत्रालय शिवसेना को मिले उनमें से एक था नगर विकास मंत्रालय। आमतौर पर मुख्यमंत्री इस मंत्रालय को अपने पास रखते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये विभाग एकनाथ शिंदे को दे दिया। शिंदे नगर विकास मंत्री तो बन गए, लेकिन वो लगातार देख रहे थे कि उनके विभाग में दखल अंदाजी हो रही है। शिंदे के करीबियों के मुताबिक आदित्य ठाकरे थे तो पर्यावरण और पर्यटन मंत्री, लेकिन उन्होंने शिंदे के मंत्रालय पर भी अघोषित रूप से अपना अधिकार जमा लिया था। मुंबई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे नगर विकास संस्थानों की जो बैठक शिंदे को लेनी चाहिए, वो अक्सर आदित्य ठाकरे लेते थे। कहा जाता है कि उनके विभाग के तमाम फैसले आदित्य की ओर से लिए जाते और फाइल सिर्फ हस्ताक्षर के लिए शिंदे के पास भेज दी जाती। कुल मिलाकर आदित्य ठाकरे समांतर नगर विकास मंत्री बन गए थे। इसके लिए मिसाल के तौर पर बताया जाता है कि तिरुपति ट्रस्ट को नवी मुंबई में मंदिर बनाने के लिए जमीन दी जानी थी। अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में मुंबई के तमाम अखबारों में एक तस्वीर छपी जिसमें आदित्य ठाकरे ट्रस्ट के लोगों को कागजात हस्तांतर करते हुए नजर आए। इस तस्वीर में आदित्य ठाकरे के साथ मिलिंद नार्वेकर भी दिखाई दिए, लेकिन जिस नगर विकास मंत्रालय की ये जमीन थे उसके मंत्री एकनाथ शिंदे इस तस्वीर से गायब थे। बताया जाता है कि जमीन देने का फैसला आदित्य की ओर से ही ले लिया गया था और फाइल शिंदे के पास दस्तखत के लिए भेज दी गई थी। आदित्य के अलावा शिंदे एनसीपी के दखल से भी बेचैन थे। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने गृह निर्माण एजेंसी सिडको के कुछ अधिकारियों के साथ बैठकें की थी जो शिंदे कैंप को नहीं सुहाई। शिंदे के पार्टी से नाराज होने के अपने कई कारण थे, लेकिन बड़ी तादाद में बाकी विधायक क्यों नाराज है ये बड़ा सवाल था और उसका प्रमुख कारण था एनसीपी। वैसे तो 3 पार्टियों की सरकार थी, लेकिन सरकार पर एनसीपी का हावी होना सभी महसूस कर रहे थे। सियासी हलकों में खुसुर-पुसुर होती थी कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ही रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे हैं। पवार आए दिन एनसीपी के मंत्रियों के साथ बैठकें लेते थे और सरकार के कामकाज की समीक्षा करते थे। शिवसेना के विधायकों के बीच ऐसी भावना पनप रही थी कि एनसीपी सरकार का इस्तेमाल शिवसेना को खत्म करने के लिए कर रही है। 2019 के चुनाव में जिन जिन सीटों पर शिवसेना और एनसीपी के उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर थी और जहां शिवसेना के उम्मीदवार जीते थे, उन सीटों पर एनसीपी अपने आप को मजबूत कर रही थी। वित्त मंत्रालय एनसीपी के पास था और ऐसे में उन सीटों पर खूब पैसा खर्च किया जा रहा था। शिवसेना विधायकों को लगा कि कल अगर फिर से उन्हें एनसीपी के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा तो एनसीपी उम्मीदवार उन पर भारी पड़ेंगे। कांग्रेस के साथ अलायंस हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सके। हमें कुछ अलग लगता था। हमारा थाना का एग्जाम्पल दिया तो राष्ट्रवादी के जो नेता है जितेंद्र आव्हाड और हम लोग एक व्यासपीठ पे हम लोग कभी महसूस भी नहीं कर सकते थे। उनका एजेंडा अलग था, हमारा एजेंडा अलग था। इतने दिन हम लोगों ने उनके खिलाफ यह शिवसेना बढ़ाई। कितने केसेस हो गए हमारे ऊपर, कितने आंदोलन, कितने शिवसेना के घर बर्बाद हो गए। महाराष्ट्र में जो शिवसेना बढ़ गई वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ते लड़ते शिवसेना बढ़ गई। तब हजारों शिवसैनिक बेघर हो गए, उनके परिवार बर्बाद हो गए कांग्रेस से लड़ते लड़ते, क्योंकि कांग्रेस में बड़े बड़े लोग थे, बड़े सरंजामशाही लोग थे, पैसे वाले लोग थे और शिवसेना का कार्यकर्ता रास्ते पे काम करने वाला था, गरीब कार्यकर्ता शिवसेना से जुड़ गया था। और हम लोग कांग्रेस के साथ गए, हमारे कार्यकर्ता बर्बाद हो गए, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए कार्यकर्ता में नाराज थे और ये सब लोग शिंदे साहब के पास आते थे। मैं उसी टाइम का गवाह हूँ। साहब ये हमको तकलीफ दे रहा है, साहब वो हमको तकलीफ दे रहा है, साहब वो हमको तकलीफ दे रहा है, वो साकर कारखाना वाला हमको तकलीफ दे रहा है, वो नेता हमको तकलीफ दे रहा है। ऐसा हजारों कंप्लेंट्स यहाँ आती थी और उनके साथ काम करना इतना आसान नहीं था।
उद्धव ठाकरे का लोगों से कम मिलना जुलना भी पार्टी में उनके प्रति नाराजगी की एक बड़ी वजह बना। उद्धव ठाकरे के खिलाफ सबसे गंभीर आरोपों में से एक ये था कि उनके पार्टी के लोग ही उनका समय पाने के लिए तरसते थे। उद्धव ने अपने चंद खास लोगों की एक मंडली बना ली थी और वही मंडली उन्हें और संगठन के बाकी लोगों से दूर रखती थी। वो जमीनी कार्यकर्ताओं से दूर थे। दूर दराज से अगर कोई पार्टी पदाधिकारी उनसे मिलना चाहे तो उन्हें जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था और अगर मिलता भी था तो फिर घंटों इंतजार के बाद। एक जमाना था उबाटा कितनी सीट, शिवसेना कितना सीट लड़ते थे। सिर्फ अपने बचपना के नाद में ये महाराष्ट्र के शिवसेना को खत्म करने में 4 सीट के लिए 2014 में। आज आप बीजेपी को आलोचना करते हैं। बीजेपी बड़ा भाई करके आपको सीएम पद मांगने की बीजेपी के पास जरूरत नहीं थी, भीख मांगने की। आपने सिर्फ 4 सीट के लिए बीजेपी के साथ युति तोड़ी, इसीलिए बीजेपी सबसे ज़्यादा सीट जीत सकी, बीजेपी का सीएम हो गया। अगर आप 4 सीट के लिए युति नहीं तोड़ते थे तो आप शिवसेना ही महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी रहती। आपके बचपना के वजह से, आपके जो भविष्य रहता है, जो कुछ रहता है, अपने जो अगल बगल के बच्चे हैं उनको संभालना के नाद में जो फालतू कंसल्टेंट आपने जो अपॉइंट किए थे 2014 में, बड़े बड़े नेताओं को रूम के बाहर खड़े करते थे और जो कंसल्टेंट 20-20, 22-22 साल के लड़के लोग फोन के ऊपर इसको सीट दो, उसको सीट दो, हम लोगों ने देखा है। उसकी वजह से ये शिवसेना का जो सीट कम हो गया, उसका रीज़न 2014 में 4 सीट के लिए जो झगड़ा किया बीजेपी के साथ युति तोड़ी, उसका रीज़न ये है। कहते हैं कि योग करने से सुकून मिलता है, तनाव से राहत मिलती है और मन शांत रहता है। लेकिन 21 जून की सुबह जब पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा था, उस दिन एक शख्स का मन अशांत था। मुख्यमंत्री निवास वर्षा में उद्धव ठाकरे बेचैन थे। पिछली शाम महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार के विधान परिषद में हार जाने और पार्टी के कुछ विधायकों की ओर से की गई क्रॉस वोटिंग से वो एक और बड़े खतरे की आहट महसूस कर रहे थे। शिवसेना में नंबर 2 और विधानसभा में विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे से संपर्क नहीं हो पा रहा था। शिवसेना के कुछ और विधायक भी गायब थे। उद्धव और उनके करीबियों को किसी साजिश की बू आ रही थी। 21 जून 2022 को करीब सुबह 6 बजे मैंने एक खबर ब्रेक की जिसने उद्धव ठाकरे के डर को सच साबित कर दिया। एकनाथ शिंदे 17 से 18 विधायकों के साथ गुजरात चले गए थे और इसी विधान भवन में उपाध्यक्ष के चेंबर में मेरी और एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई थी। उस वक्त उनके चेहरे पर काफी तनाव नजर आ रहा था। खबर आई कि शिंदे विधायकों के साथ सूरत चले गए हैं। वहां से वो असम के गुवाहाटी गए, जहां कुछ और विधायक मिले। गुवाहाटी से वो गोवा पहुंचे। करीब 40 विधायक शिंदे के साथ थे। साफ हो गया था कि उन्होंने बगावत कर दी है। ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। सिर्फ 40 विधायक होने के बावजूद बीजेपी के समर्थन से शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। कुछ महीने बाद चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दे दी और पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण भी शिंदे गुट को ही मिल गया। जिस शिवसेना को बाला साहेब ठाकरे ने स्थापित किया था, उन्हीं का परिवार शिवसेना से बाहर हो गया। शिंदे कहते हैं कि बाला साहेब ठाकरे के विचारों के असली वारिस वो है। कायम आपल्याला मिळत राहील हा शब्द तुमच्या या लाडक्या भावाचा एकनाथ शिंदेचा। वर्ली की सीट पर लगभग 34 सालों से शिवसेना का कब्जा रहा है। मुंबई की 36 में से 32 सीटों पर इस बार शिवसेना बनाम शिवसेना के बीच की लड़ाई है। उद्धव ठाकरे जहां शिंदे सरकार के भ्रष्टाचार को
बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे मुंबई और आसपास के इलाकों में उनकी सरकार ने किए विकास के कामों पर लोगों से मतदान मांग रहे हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि जनता किसका साथ देती है और कौन असली शिवसेना, इसका भी जवाब इस चुनाव के बाद लोगों को मिल सकेगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।